दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आमिर को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया है। आतंकी आमिर राशिद अली की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि पटियाला हाउस एनआईए कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस हमले में इस्तेमाल कार का मालिक है आमिर राशिद अली। कल आमिर राशिद अली की गिरफ्तारी हुई थी। तो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें कई लोगों की जान चली गई थी। बता दें कि कई घायल जो हैं वो अभी भी कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। और जानकारी ले लेते हैं, दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली मामले में एक बड़ा अपडेट है। हालांकि सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यह है कि इस मामले में अब तक क्या क्या अपडेट सामने आए हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आरोपी आमिर को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उस वक्त क्या क्या हुआ। देखिए, बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर अभी की अपडेट की हम बात कर ले तो सबसे पहले आमिर वो व्यक्ति है i20 कार जिसे ब्लास्ट किया गया है डॉक्टर उमर के द्वारा। वो कार इसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। तो सबसे पहले तो इसे कल गिरफ्तार किया गया है एनआईए के द्वारा। आज उसकी पेशी हुई पटियाला हाउस कोर्ट में। एनआईए की टीम और तमाम जितनी भी सुरक्षा बल है उसे बढ़ा दिया गया था, यानी सुरक्षा को वहां पर बढ़ा दिया गया था ताकि जो इनके दोस्त हैं, जो इनके सहयोगी हैं, वो किसी प्रकार का ऐसा कोई काम पटियाला हाउस कोर्ट के पास ना करे, इसे छुड़ाने की आप प्रयास रखे। क्योंकि जब इससे पूछताछ होगी तो कई खुलासे निकल कर आएंगे, जिस वजह से पटियाला हाउस कोर्ट के आसपास सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। जिसके बाद सुनवाई हुई। 10 दिन का रिमांड एनआईए को मिल चुका है। अब 10 दिन तक एनआईए के पास इसका रिमांड रहेगा, पूछताछ की जाएगी। संभावना है कि अगर एनआईए को ऐसा महसूस होता है कि जो पूछताछ की प्रक्रिया है अभी उसमें समय है, यानी और समय एनआईए को चाहिए, तो संभव है कि जो रिमांड है उसे और भी बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी अहम बात कहते हैं तो अल-फला यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को समन भेजा गया था। जिसके बाद अब बड़ी अपडेट जो निकल कर सामने आ रही है वो है कि अल-फला यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन के भाई है हमूद सिद्दीकी, उसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। हालांकि समन जरूर भेजा गया है चेयरमैन को भी, मगर सवाल उनसे भी किए जाएंगे। उसके साथ साथ उसके भाई को भी हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद अब वो कस्टडी में है, उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अब वो कस्टडी में। और एक महत्वपूर्ण बात जो अब निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि संभव है कि ये जो ब्लास्ट किया गया है उसमें शू ब्लास्ट का इस्तेमाल किया गया है, यानी ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है, शू बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया और शू बॉम्बर में ऐसे पदार्थ डाले गए हैं जो बेहद ही खतरनाक होता है, यानी TADP। माना जाता है कि TDAP शैतान की माँ, इस तरह के नाम उसको दिए गए हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि थोड़ा भी अगर गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, कुछ भी इधर उधर थोड़ा भी होता है तो ये जो ब्लास्ट है वो अचानक से हो जाता है। इस वजह से बताया जा रहा है कि संभावना है कि इसका भी इस्तेमाल किया गया होगा। हालांकि एनआईए पुष्टि से तो नहीं बता रही, मगर संभव है कि इस एंगल पे की तरफ भी एनआईए जांच करती हुई नजर आएगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एनआईए की जो टीम है वो वापस से इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसे रिक्रिएट करेगी, यानी फरीदाबाद से लेकर जो लाल किले तक गाड़ी का जो ब्लास्ट हुआ है वहां से लेकर कहां तक डॉक्टर उमर गया था, इन सभी चीजों की छानबीन की जाएगी। लगभग 50 से ऊपर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है। छोटे से बड़ा स्टॉपेज जो उसके द्वारा लिया गया है, जो कट लिया गया है, जिनसे मुलाकात की है, सभी चीजों को खंगाला जा रहा है। क्योंकि सवाल ये उठता है कि अगर उस व्यक्ति को ब्लास्ट करना था तो इतनी देरी क्यों की गई है। क्योंकि पार्किंग में 2 से 3 घंटे के आसपास जिस प्रकार से वो व्यक्ति इंतजार करता रहा, आखिर क्यों इंतजार कर रहा था। क्योंकि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी हम बात करते हैं, यानी फरीदाबाद से जब काफी कई केजीज के जो बरामद किए गए थे विस्फोटक सामान, अगर उसके बाद भी उसे करना था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करीब 1 बजे के आसपास हो गई थी। जिसके बाद इतना इंतजार आखिर क्यों किया गया? क्या वो किसी के टिप ऑफ का इंतजार कर रहा था, किसी के आदेश का इंतजार कर रहा था? कई सवाल निकलकर सामने आते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि सीसीटीवी को फुटेज को खंगाला जाए, जिसके बाद निष्कर्ष पर निकाला जाए और साथ ही जिन जिन को गिरफ्तार किया गया है उनसे सवाल किए जाएंगे। अगर सिलसिलेवार तरीके से हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर से शुरुआत हुई। रडार पे वो व्यक्ति आया, जिसके बाद फिर उसे सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। लॉकर के बारे में मालूम पड़ा, वो व्यक्ति डॉक्टर है, डॉक्टर के पास AK-47 लॉकर में होता है। फोन खंगाला गया। फोन खंगालने के बाद फिर फरीदाबाद के एक डॉक्टर का नाम निकल कर आता है, उसके घर की छानबीन की जाती है तो काफी बड़ी संख्या में ऐसी चीजें निकलकर सामने आती है जो एक डॉक्टर के घर पर तो नहीं
नहीं हो सकता है, यानी अमोनियम नाइट्रेट का वहां से निकल के आना, जिंदा कारतूस का वहां से मिलना, डेटोनेटर बैटरी का वहां से निकलना, जिसके बाद तीसरे डॉक्टर के नाम निकल कर आते हैं, उसके घर को खंगाला जाता है, जैश ए मोहम्मद के विमेन विंग कमांडर के रूप में उसका नाम निकल कर आता है इंडिया में। जिसके बाद चौथे डॉक्टर का निकल कर नाम सामने आता है, डॉक्टर उमर की तलाश की जाए, जिसके बाद शाम को ब्लास्ट होता है, जिसके बाद कई और नाम निकलकर सामने आते हैं। 22 से ऊपर डॉक्टर को अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ डॉक्टर समेत मिलाकर पूछताछ किए जा रहे हैं। एक डॉक्टर फरार है, उसके चेयरमैन जो वाइस चांसलर है, लगातार सवाल किए जा रहे हैं, नोटिस भेजा जा चुका है अल फलाह यूनिवर्सिटी के यानी एग्जिस्टेंस पर भी सवाल किया जा रहा है, चाहे नैक हो जाए या फिर AIO के द्वारा किया जाए, तो लगातार सवाल किए जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा भी सम्मान भेजा जा चुका है। संभव है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है उस पर बुलडोजर चढ़ सकता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी आखिर इतने सारे जो डॉक्टर हैं वो इन सभी चीजों में मिले हुए थे, तो आखिर जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो ऑफिस बेयरर से आखिर वो क्या कर रहे थे, उनके जो हेड है वो क्या कर रहे थे। साथ ही ये भी निकलकर चीजें सामने आ रही है कि उसी बिल्डिंग के उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक बिल्डिंग के अंदर ये जो तमाम पदार्थ है वो जमा किए जा रहे थे, उनके लैब से चीजें छुड़ाई जा रही थी। तो आखिर इस वक्त पर कैमरा हर जगह लगे होते हैं, वहां की टीमें क्या कर रही थी, क्या खुद से उन्होंने ये जगह उन्हें दी थी, कार ब्रीजर कार का वहां पर मिलना, संदिग्ध गाड़ी है उसका वहां पर मिलना, तो कई सवाल निकल कर आते हैं। मौलाना का गिरफ्तार होना, मौलाना का ये निकल के चीजें सामने आ रही है कि स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर रहा था, कई लोगों को ब्रेन वॉश करता, तो काफी बड़ा नेटवर्क है। हालांकि गुत्थी धीरे धीरे सुलझती भी जैसे जैसे नजर आएगी, यानी जितनी गिरफ्तारी होगी, जितनी पूछताछ की जाएगी, तो गुत्थी निकलकर सामने आएगी। अगर आज की अपडेट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जिसकी गाड़ी थी उसे गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट के सामने उसे पेश किया गया, 10 दिन का रिमांड मिला है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि एक और एंगल निकल कर आता है, ये है TATP का इस्तेमाल किया गया था, यानी शू बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया था। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है उसके भाई को गिरफ्तार किया गया हैदराबाद से, और चौथी की मौलाना को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका बताया जा रहा है कि स्लीपर सेल का जो काम है, एक्टिवेशन है, वो व्यक्ति कर रहा था। बिल्कुल अपराजिता, देखिए कई तरह के खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से आपने भी जानकारी दी है कि आतंकी आमिर को जो है वो गिरफ्तार तो कर लिया गया है, तो फिलहाल सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। अगर पूछताछ होती है तो जाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि कई खुलासे और भी हो सकते हैं, कई खुलासे हो भी रहे हैं। प्रायतः क्या माना जाए, किस तरह के सवाल जो है वो किए जा सकते हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि अगर 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया है तो कई तरह की जो चीजें हैं और भी सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल हालांकि क्या कुछ NIA के द्वारा पूछा जाएगा ये तो स्पष्ट नहीं हो सकता, मगर जरूर सवाल ऐसे किए जाएंगे जिससे जो गुत्थी है वो सुलझ जाएगी, यानी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो स्लीपर सेल हो जाए, किन किन को ब्रेन वॉश किया गया। अगर अल फलाह यूनिवर्सिटी की हम बात करें कि क्या बच्चों को भी ब्रेन वॉश किया गया, अगर किया गया तो वो कौन कौन लोग हैं। जो डाटा मौलाना के फोन से निकलकर सामने आया उनमें से किन किन को टारगेट किया गया था, किन किन का ब्रेन वॉश किया जा चुका है, क्या सभी इंडिया में मौजूद है या किसी को ट्रेनिंग के लिए भी पड़ोस से मुल्क भेज दिया गया। कई सवाल हैं जिनके जो जवाब है वो चाहे उन डॉक्टर को जिसे हिरासत में लिया गया या अन्य प्रदेशों से भी जिसे हिरासत में लिया जा रहा है उनसे भी सवाल किया जाएगा, आमिर से भी सवाल किए जाएंगे, और इन सभी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और साथ साथ इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन शामिल है उन सभी शख्स का नाम निकलकर इस पूछताछ के बाद सामने आ सकता है। बिल्कुल अपराजिता, जानकारी आप लगातार देती रहिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए।